Hello students, I welcome you all to yet another session of our course of 1000 plus previous year questions for UGC NET English Literature, that is for your paper 2. So in this lecture we will be taking a look at the further questions that we all are supposed to cover with regards to the British literature part, right? So in English literature आज हम फिर से questions जो है cater करेंगे. We will be taking a look at the different sorts of questions. And if you guys would have watched the previous video, I have already outlined the units or the topics that I will specifically be dealing with regards to your British literature part, right? So without any further ado, let's just begin and take a look at the first question that we all have here. That is, all writers since Chaucer have come from the middle class, have had a good, at least expensive education. Which is the right answer to this particular question? Where has Virginia Woolf explained this line? So if we try to talk about this particular question, she has given us this particular sort of understanding in a paper that she had presented, which was named as the Leaning Tower. उस पेपर का एक चैप्टर था लीनिंग टावर, उसमें उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करा है, राइट? नाउ व्हाट डज शी बेसिकली मीन बाय सेइंग कि चौसर की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं चौसर के टाइम से, दे आर द वंस हु आर कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड उनकी एक्सपेंसिव एजुकेशन रही है. व्हाई इज शी सेइंग दैट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शी वॉन्ट्स टू आस्क, एंड देयर इज अ पैराग्राफ, जब हम लीनिंग टावर पढ़ते हैं, देयर इज दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इन विच वी फाइंड दिस कोट. At the end of that paragraph, she asks us a question that is the social status, एक राइटर का एक सोशल स्टेटस जो है, इज इट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन हिज और हर राइटिंग्स, उनकी राइटिंग्स के ऊपर, उस चीज का जो है राइटिंग्स पॉपुलैरिटी के ऊपर, इज इट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, राइट? सो सोशल स्टेटस इन द सेंस दैट सोशल स्टेटस, अगर मिडिल क्लास चौसर की बात करते हैं, ठीक है, चौसर से ही अगर हम बात करते हैं, तो इवन इफ पीपल वर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लासेस, द मिडिल क्लास पीपल, they were the ones who could afford expensive education, ठीक है? So वुल्फ जो है हमें लिस्ट ऑफ राइटर्स देती हैं. शी सेज दैट दीज पीपल वर द वंस हु वर फ्रॉम द मिडिल क्लास, बट दो राइटर्स के वो नाम देती हैं विच आर द वंस हु वर नॉट फ्रॉम द मिडिल क्लास से नहीं थे, हेंस दे डिड नॉट रिसीव एक्सपेंसिव एजुकेशन, बट स्टिल दे गॉट really मतलब popular हो गए. basically they got lots and lots of popularity and they got famous. Who are the writers that she says that हाँ जी ये वाले writers जो हैं, take a look at. First of all, this Leaning Tower was 1940 में ये करा गया था, and it was presented to Workers Education एसोसिएशन, ठीक है, ब्राइटन में. एंड दिस ऑल्सो मोर डिटेल्स रिलेटेड टू दैट, इट अपेयर्स इन द मोमेंट एंड अदर एसेज. इस कलेक्शन में ये जो है अपेयर होता है, राइट? सो हाउ, जब हम वर्जीनिया वुल्फ की वैसे भी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट हर ऐसे अ रूम ऑफ वन ओन. शी सेज दैट अ वुमन नीड्स टू हैव अ रूम ऑफ हर ओन एंड एक्सेस टू मनी इफ शी इज टू राइट फिक्शन. इंडिपेंडेंट स्पेस होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए अगर उसको फिक्शन लिखनी है. तो बेसिकली वो जितने मेल राइटर्स को शी इज गोइंग टू साइट इन दैट पैराग्राफ इन द लीनिंग टावर, एंड उनको साइट करते करते वो बताएंगे कि मेल जो थे, इफ दे वर कमिंग फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज, दे वर राइटिंग एंड दे वर बिकमिंग मच एंड मोर फेमस. तो वो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी कि अगर कोई इंसान वेल्दी है, अमीर है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम की मिडिल क्लास वेल्दी, राइट, तो उनका एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है. ये एजुकेशन मेल्स को ज्यादा मिलती थी हु वर फ्रॉम द वेल्दी बैकग्राउंड्स, राइट? सो लेट्स जस्ट ऑल्सो note down certain other important details with regards to this particular. अब कई सारे established writers की बात करती हैं, established writers who are from the middle class, ठीक है, उसमें वो famous examples देती हैं हमें. G.K. Chesterton, she gives the example of Eliot, T.S. Eliot, ठीक है,
ऑल्डस हक्सली, अभी मैं कम नाम लिखवा रही हूँ, बहुत सारे नाम थे, उनमें से मेजर मेजर बता रही हूँ आपको। ऑल्डस हक्सली, ठीक है, E.M. फॉस्टर, लिटन स्ट्रैची, etc. These were the people who were from the middle class background and they gained good education which helped them be famous as well. But वो कहती हैं कि सिर्फ दो राइटर्स जो थे, they were from the working class और impoverished family से थे, ठीक है। Who does she give and quote as an example here? She says that it was हमारे Dickens, Charles Dickens and D.H. Lawrence. So आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेक्स्ट उस प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किनको वो कहती हैं कि हु इवन इफ दे वर नॉट फ्रॉम द middle class, they did not get expensive education but still got famous. These are the two writers that she mentions. D.H. Lawrence, who was from the family of miners, अगर आपने Sons and Lovers पढ़ी होगी D.H. Lawrence की, and we have Charles Dickens. Charles Dickens was one such person who faced lots and lots of hardships, ठीक है, in his life. Still वो जो है एक established writer बने थे. Now apart from this we have other options as well which we are supposed to analyze through the course of the 1000 plus PYQs, right? So अगर हम बात करते हैं Mrs. Dalloway की, this was a novel that was published in the year 1925. 1925 में ये publish किया गया था. And what was the working title? जब ये वुल्फ इसको लिख रही थी तो working title क्या था? Working title या initial title was The Hours. The Hours was the working title, right? And this work of hers has originated. This work of hers, origins इसके किसमें है? दो short stories में. SS means two short stories. One which was named as Mrs. Dalloway in Bond Street. Mrs. Dalloway in Bond Street. And the second one being the Prime Minister. The Prime Minister वाला जो था ये unfinished था, incomplete work था, ठीक है, incomplete short story थी. Then we have her next work, To the Lighthouse. This was published in the year 1927 and it is written in 3 parts. 3 parts में, as in like 3 parts में story divided है. What are those 3 parts? Number 1 is The Window. Number 2 is Time Passes. And number 3 is The Lighthouse. ठीक है. And the last one we have A Room of One's Own. 1929 में, this was an essay that she had penned down. This was an essay written by Virginia Woolf जिसमें वो डिमांड करती हैं that a woman should have financial freedom and her own independent space if she is to write fiction, ठीक है. तो 1928 में ये essay लिखा गया था. And moreover with this essay we see there are mention of 4 Marys. 4 Marys जो हैं इस particular work में आती हैं. Who are those 4 Marys? Number 1 we have Mary Beton. Mary Beton, B-E-T-O-N. Mary Seton. Mary Carmichael and Mary Queen of Scots. ये 4 जो हैं ये मेंशन आते हैं. Who is Mary Beton? Mary Beton is narrator की aunt. Mary Beton is narrator's aunt. Mary Seton on the other hand is a student at Fernham College. Student at Fernham College, ठीक है. And Mary Carmichael is a fictional contemporary of the narrator. A fictional contemporary of the narrator. Also, we not just that, we also get to see in A Room of One's Own. और भी हमें चीजें देखने के लिए मिलती हैं. We get शेक्सपियर की इमेजिनरी सिस्टर जूडिथ शेक्सपियर का मेंशन.
Judith Shakespeare is mentioned, which is Shakespeare's, imaginary sister that Woolf has created, and she tells that Judith Shakespeare was far, far more genius than William Shakespeare, but just because of the fact that she was a female, तो उनको अपना राइटिंग में करियर बनाने का मौका नहीं मिला. She couldn't get established as a writer, and then she also commits suicide as well, right? So that's a fictional character. रियल में कोई सिस्टर नहीं थी शेक्सपियर की. देन वी ऑल्सो गेट टू सी देयर इज वन मोर कैरेक्टर, मिस्टर ए. ये एक मेल कैरेक्टर, मेल डिफाइन करे हुए हैं इसमें, ठीक है. तो दैट इज व्हाट वी कुड सी with regards to Virginia Woolf, the Leaning Tower, right? The Leaning Tower. All right. Moving on to the next question. So right answer हमारा option C था, जो हम लोग ने लिख लिया है. Next is, which of the following is not a character from Jane Austen's novel Persuasion? जेन ऑस्टन की नॉवल परसुएशन में से इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? सो इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट मिस क्रैफोर्ड, शी इज नॉट द कैरेक्टर फ्रॉम परसुएशन. देन विच नॉवल इज शी द वन पर्सन इज शी बिलोंगिंग टू? वो भी नॉवल जेन ऑस्टन के द्वारा ही लिखा गया है. व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉवल? द नेम ऑफ द नॉवल दैट वी हैव हियर इज मैन्सफील्ड पार्क. शी इज अ कैरेक्टर इन Mansfield Park, written by Austen again, right? Written by Austen again. This was published. Mansfield Park जो था ये आपके उसमें 2 editions में publish हुआ था. First edition में it got published in the year 1814 and second edition में it got published in the year 1816, right? And this particularly has 3 volumes. Mansfield Park 3 volumes. सर वॉल्टर एलियट, लेडी रसेल एंड फ्रेडरिक वेंटवर्थ जो हैं, these are the characters that we see in Persuasion. Now Persuasion के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. Persuasion was the last completed novel by Austen, or Austen's last completed novel. Not only that, सिर्फ लास्ट कंप्लीटेड नहीं थी, इट वॉज वन सच वर्क रिटन बाय ऑस्टन विच वॉज पॉस्ट्यूमसली पब्लिश अलॉन्ग विद नॉर्थएंगर एबी. ठीक है, तो इट वॉज पॉस्ट्यूमसली, क्या होता है मरने के बाद, ठीक है, तो पॉस्ट्यूमसली पब्लिश किया गया था ये वर्क अलॉन्ग विद ऑस्टन का एक और वर्क था नॉर्थएंगर एबी, उसके साथ पब्लिश किया गया था 1818 के आसपास. ठीक है, 1818 के आसपास इट वाज posthumously published, right? So these are the 3 characters that we see. जो हमारे सर वॉल्टर एलियट हैं, he is the father of Anne Elliot, right? लेडी रसल जो हैं, आफ्टर एन्स मदर शी पास्ड अवे, तो लेडी रसल जो हैं वो एन का बहुत ख्याल रखती हैं, और आउट ऑफ ऑल द एलियट सिस्टर्स एन इनकी सबसे ज्यादा फेवरेट है. शी वाज द फ्रेंड ऑफ एन की मदर. एंड देन वी हैव फ्रेडरिक वेंटवर्थ. फ्रेडरिक वेंटवर्थ वाज अ नेवल ऑफिसर हु इज आल्सो द लव इंटरेस्ट, जिसके लिए जो है एन एलियट जो है शी स्टार्ट्स फॉलिंग फॉर हिम. ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टर दैट वी हैव हियर. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following poems have not been composed by P.B. Shelley? P.B. Shelley के द्वारा कौन सी पोम कंपोज नहीं करी गई है? The right answer to this question is option D here. When We Two Parted is a poem by Lord Byron. Now Lord Byron, in the last class as well, when we tried to talk about an important poet during the Romantic age with developing a different or a characteristic sort of hero, Byronic hero जिसको बोला जाता था, who was not a mainstream hero but had certain other anti-hero sort of qualities, right? So if we try to talk about 2 Wordsworth and Mutability, of course they have been written by Shelley. Then third one जो हमारी है Hymn to Intellectual Beauty, ये भी Shelley के द्वारा लिखी गई है. Let's just note some quick details about the other works that we have. पहले When We Two Parted के बारे में लिख लेते हैं. When We Two Parted Lord Byron के द्वारा लिखी गई है, and of course we also get to see that it is about a breakup. ठीक है, it is about a breakup,
and basically Lord Byron was one such person who has lived a very adventurous sort of life when it came to being in relationships like anything. So he was one such person जो बड़ी जल्दी like from one relationship to another he used to shift, right? So one time he got attracted to this female. Her name was Lady Frances Webster. ठीक है? So Lord Byron जो थे relationship में थे with Lady Frances Webster के साथ में, and she had an other affair apart from Lord Byron. So when he comes to know about it, he wrote this particular poem, When We Two Parted. 1817 में ये लिखी गई थी. It was written in the year 1817 by Lord Byron, right? Now coming to the other details of P.B. Shelley's work, To Wordsworth. This was a poem which was published along with Alastor, जो शैली की थी, Alastor और The Spirit of Solitude. ये इसका सबटाइटल भी PYQ में आया हुआ है आपके. 1816 में it was published, right? Then we have Mutability. Mutability was also published along with Alastor, The Spirit of Solitude. Then we have Hymn to Intellectual Beauty. 1816-17 के आसपास जो थी, this was published, right? Now some more things related to Wordsworth, because आप लोग को सेम टाइटल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं एट टाइम्स, और हो सकता है उनमें शैली ऑप्शन ना दिया गया हो. तो व्हाट आर द अदर प्रोमिनेंट ऑप्शंस दैट इफ द नेम टू वर्ड्सवर्थ हैज बीन गिवन, सेम टाइटल की और भी पोम्स लिखी गई हैं बाय डिफरेंट पीपल, राइट? सो अगर हम बात करते हैं, लेट्स नोट इट हियर, टू वर्ड्सवर्थ, same title works, right? So number one, we have Felicia Hemans, right? And which it is also this poem, Two Wordsworth, इसको और भी also titled as To the Poet Wordsworth, to the poet Wordsworth, right? Written in the year 1826, right? And yeah, that's it that we have. All right, Felicia Hemans to Wordsworth. Then we have this Hymn to Intellectual Beauty. इसके बारे में भी नोट डाउन करिए some important facts. Hymn to Intellectual Beauty. अच्छा, इसके बारे में एक तो बड़ा फनी फैक्ट है दैट ले हंट जो थे, ही वॉज नोन टू शेले, ठीक है, एंड ही वॉज द पब्लिशर एंड द एडिटर ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नल ड्यूरिंग द रोमांटिक एज नोन एज द एग्जामिनर. तो उस एग्जामिनर में वंस व्हाट हैपेंड, जब शेले वॉज डन राइटिंग हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, उन्होंने वही कॉपी जो थी विच ही रोट, ही सेंट इट टू ले हंट टू रीड, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस विद ले हंट इज दैट उन्होंने वो कॉपी गवा दी, ठीक है, एंड देन शेले हैड टू रीराइट दिस पोम. एंड देन इसके बाद जो थी हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, इट वॉज पब्लिश्ड इन ले हंट्स एग्जामिनर. It was published in Hunt's The Examiner, right? It is an 84 line ode. Ode क्या होती हैं? Ode होती हैं which are addressed to something, ठीक है? And influences क्या थे इसके? It was influenced by, number one we have जॉक रूसो की, रूसो का एक नॉवल था, रूसोज नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी, which was known by the name Julie, और The New Heloise, 1761 में पब्लिश हुआ था.
and the other influence is William Wordsworth's Ode on Intimations of Immortality 1804 में जो है, right? So note down. Right? Next up, next question, we identify the poet of the following poems: The Skylark, The Badger, The Gypsy Camp, and First Love. Who is the writer of the poems that have been mentioned here? बहुत सारे बच्चों ने because of Skylark P.B. Shelley choose करा था when this question was asked in your December shift. But the right answer is option B here, John Clare. John Clare was one such writer who was famously known as the rural poet. ठीक है, the peasant poet बोल सकते हो इनको, peasant poet बोल सकते हो, the peasant poet, and he got offended when he was called a peasant poet. Peasant poets इसमें हम क्यों कह रहे हैं? Why? Because in his works majority of the times we get to see lots and lots of imagery from the rural countryside etc. ठीक है, so the Skylark is a work by him. Badgers क्या होते थे पुराने टाइम्स पे? ऐसा होता था, the badging वाला एक कॉन्टेस्ट होता था where there was two animals, number one was dog and एक badger होता था, उनको भिड़ाया जाता था आपस में, राइट? एंड ये चीज बाद में इलीगल हो गई थी ऑफ कोर्स. तो टू फाइट विद ईच अदर, एंड डॉग्स बहुत ज्यादा वुंडेड भी हो जाते थे बिकॉज ऑफ दैट, एंड इवन द अदर एनिमल्स. सो इट वाज अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस, राइट? सो नाउ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये पॉइंट उठाई है कि द स्काईलार्क जो है पीबी शैले के, उसमें से पीबी शैले का जो वर्क है वो है टू द स्काईलार्क. ठीक है, सो लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लो इनको. जिप्सी कैंप, ये द स्काईलार्क जो थी, इट वाज पब्लिश्ड इन the Rural Muse in the year 1835. In the year 1835, right? And the Badger in the year 1820. It was his first collection of poems, right? The Gypsy Camp in the year 1841 and First Love in the year 1820 again. Okay, you can note these things down as well. You can note these things down as well. I'll just be giving you the list of other poems which have been penned down with the same name or around the same or similar name. Okay, so let's note down same title works लिख लेते हैं. Number one, we have To a Skylark. It is also a poem written by William Wordsworth. William Wordsworth in the year 1815. ठीक है, and ये जो थी, it was published in the collection named Poems, comma, in 2 volumes. Then the second one, To a Skylark in the year 1820 by P.B. Shelley, along with his lyrical drama. What was the name of the lyrical drama that he wrote? Prometheus Unbound. Prometheus Unbound. Right? Prometheus Unbound. That's it. We know about William Wordsworth, we know about Shelley, Lord Byron. रॉबर्ट बर्न्स जो थे उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी. रॉबर्ट बर्न्स, with regards to Burns, Robert Burns was a Scottish poet. He was a Scottish poet who is really famous for poems such as, इनकी कुछ poems के नाम मैं आपको दिखा रही हूँ. Auld Lang Syne, ठीक है, The A Red
रेड रोज, ठीक है. These are the names of a fond kiss, a fond kiss. These are names of certain poems written by Robert Burns, ठीक है. A fond kiss. So इनके वर्क्स में आपको जो पढ़ोगे भी पोम्स भी, इफ यू गाइस विल रीड एंड कम अक्रॉस, यू विल सी दैट दे विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ स्कॉटिश टच added to the way they were written or sung, ठीक है. Next question, which of the following characteristics of She Stoops to Conquer, is not correct? The right answer to this question is that it does not cast excellent characters. ये गलत statement है, because She Stoops to Conquer, when it was performed, first of all, who is the writer of this particular play? This was a particular play written by none other than we have Oliver Goldsmith, जिन्होंने ये particular play जो था ये लिखा था, right? And by Oliver Goldsmith, She Stoops to Conquer, written by Oliver Goldsmith, and this is a play in 5 acts. 5 acts में ये play है, ठीक है. ये पूछा जा सकता है, and it was written performed in the year 1773. This was the year. Now ingenious and lively plot है, बड़ा अच्छा सा characteristics है. We see there is this one character named Kate. उनके ऊपर थोड़ा title refer करता है. Why am I saying that the title is being referred to Kate Hardcastle? Because of the fact that Kate is one such woman who belongs from a good strata of the society, but she wants to see, like she appears as a barmaid, ठीक है. She appears as a barmaid in the context of the play, so she is stooping to conquer if she is going to get the love of her life regardless of her status, ठीक है. So that is what we see. So how she puts on that ruse of pretending that she is a barmaid to reach her goal, that is what we see in this particular play, ठीक है. इसको और इसके बारे में चीजें ये है कि हाँ जी, वाइवेशियस एंड डिलाइटफुल स्टाइल है, एंड it lacks the restoration grossness. Why? Because if you remember restoration age, monarchy was restored. तो कौन आए थे वापस ऑन द थ्रोन? हमको दिखता है कि चार्ल्स टू, हु वाज द सन ऑफ चार्ल्स वन, वो आए थे. एंड जब वो रेस्टोरेशन में वापस आए थे, तो पहले चार्ल्स टू, ही वाज वन सच, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ही वाज सेंट टू एग्जाइल इन फ्रांस, ताकि चार्ल्स के बच्चा, जो चार्ल्स वन का जो बेबी है, वो बच जाए, बिकॉज पीपल वर गोइंग अगेंस्ट चार्ल्स वन, ठीक है. क्योंकि चार्ल्स वन वॉज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द एज ऑफ मिल्टन, थिएटर्स वर शट डाउन, ठीक है. सो चार्ल्स टू को बचाने के लिए चार्ल्स वन जो है फ्रांस भेज देते हैं. नाउ व्हेन आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर द सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम एज, जो मिल्टन की एज होके हटती है, आफ्टर द ओलिवर क्रॉमवेल का रूल एंड एवरीथिंग, व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन चार्ल्स द सेकंड कम्स बैक फ्रॉम फ्रांस, राइट, जब वो फ्रांस से वापस आते हैं तो क्या होता है पता है? he brings with himself lots and lots of sexual innuendo वाले works. तो थिएटर्स रीओपन होते हैं. 1660s में रेस्टोरेशन एज आती है, थिएटर्स आर रीओपन्ड, एंड विद द रीओपनिंग ऑफ द थिएटर्स, वन थिंग व्हिच हैपेंस इज दैट प्यूरिटन एज ऑफ मिल्टन में थिएटर्स बंद कर दिए जाते हैं कि नो, गॉड के कैरेक्टर्स जो क्रिएटेड हैं, ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट सपोज टू बी शोन एक्टिंग ऑन द स्टेज. तो इट इज अ सिन. प्यूरिटन इसको सिन मान के चलते थे, तभी थिएटर्स बंद हो गए थे 1600s में, ठीक है, 1640s के आसपास. एंड विद दैट, जब 1660s में मोनार्की रिस्टोर होती है, ही कम्स बैक फ्रॉम फ्रांस हियर, he brings that grossness, he brings the lewdness, he brings the obscenity with him from France, and वो चीजें बड़ी ओपनली परफॉर्म की जाती हैं ऑन स्टेज नाउ, राइट. सो रेस्टोरेशन कॉमेडी में आपको ये सेक्सुअल इन्वेंडो देखने के लिए मिलता है, बट अगर हम देखते भी हैं, this work does not have that restoration sort of grossness or qualities. It does not have that, so it lacks it, right. Now fact जो I wanted you all to note down was that this work was initially titled as, and ये भी आपका PYQ अलग से रहा है, Mistakes of a Night, because the play takes place like one night के उसको बताने के लिए कि एक ही नाइट का ड्यूरेशन है, उसमें दिखाने के लिए ये it was initially titled as that. And moreover, one more thing, इसका एक सीक्वल
a sequel in the year 1778 by John O'Keefe. इन्होंने लिखा था एक लूज सीक्वल which was known as Tony Lumpkin, who is a character in She Stoops to Conquer. Tommy Lumpkin in Town. ठीक है, so note down a 1773 में She Stoops to Conquer by Oliver Goldsmith. And इसका एक famous quote भी है, famous quote which is really famous in the English language. Ask me no questions and I'll tell no lies. Ask me no questions and I'll tell no lies. You can note down things from here and here as well. Right? Next question. Thomas Love Peacock authored the essay. He authored the essay Four Ages of Poetry. He authored the essay Four Ages of Poetry in the year 1820, which led for P.B. Shelley, to which Shelley responded with the defense of poetry. The defense of poetry. ठीक है? Who is the writer of the Revolt of the Tartars? The Revolt of the Tartars was written by, ये जो वर्क था ये 1890 में थॉमस दी क्विंसी. अगर आपको याद होगा, यू नो द नेम ऑफ क्विंसी ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ. ठीक है, और if we try to talk about this opium eater, confessions of the opium eater, these are the works written by Thomas D. Quincy. ठीक है, इसका सबटाइटल क्या है? नोट डाउन द सबटाइटल. Subtitle of Revolt of the Tartars is A Flight of the Kalmak Khan. ठीक है, Kalmak Khan belonged to the nomadic tribes, जैसे Mongols थे nomads. ठीक है, so it's basically on that. Then we have an essay on the principles of human action. It was written in the year 1805 by William Hazlitt, who was an essayist during the romantic age. ठीक है, human action वाला जो वर्क है, it tries to talk about the selfishness of human behavior. The selfishness of human behavior. ठीक है, 4 ages we have tried to talk about. यहाँ पे 4 ages of poetry में थॉमस लव पीकॉक is trying to tell that poetry has now reduced, like अपनी quality बहुत deteriorate हो गई, उसके बारे में बात करते हैं. Then we have 7 Lamps of Architecture. This is a work written by John Ruskin in the year 1849 by John Ruskin. 7 Lamps of Architecture. It has 8 chapters in total. It has 8 chapters in total, जिसमें पहला चैप्टर जो है that is introduction. The rest 2 to 8 वाले जो हैं 7 chapters. The rest 7 chapters जो हैं they are one on each type of architecture. ठीक है, उसके बारे में define करता है. Next question. List 1 with list 2. Lions and shadows. इनको मैच करना है with the works. We are supposed to match it with the writers. So let's just take a look at the right answer to this question is option A.
that is A:4. Lions and Shadows is by Christopher Isherwood. The Still Center is written by Stephen Spender, and translation of Agamemnon was done by C:2, that is Louis MacNeice, and The Sea and the Mirror is by W.H. Auden. अच्छा, एक चीज, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, W.H. Auden एंड क्रिस्टोफर इशरवुड ने इकट्ठे में एक ड्रामा लिखा था which was known as The Ascent of F6. The Ascent of F6. It was written by Isherwood and Auden. Now, इन दोनों का एक और फैक्ट बता दूं, that both of them were rumored to be boyfriends because both of them were homosexuals, right? Now, other details with regards to Lions and Shadows. Lions and Shadows जो था, it was a memoir. It was a memoir published in the year 1938. ठीक है? Then we have The Still Center, written by Stephen Spender. It was published in the year 1939. It is a collection of essays and reviews. 1939 by Stephen Spender. Then translation of Agamemnon was done by Louis MacNeice in the year. Basically, Agamemnon किसकी लिखी हुई स्टोरी थी? Agamemnon was a story written by Aeschylus. ठीक है, Aeschylus की स्टोरी थी, उसके बारे में है. The Sea and the Mirror in the year, it's a long poem written in the year 1944. ठीक है, and a response, it's a response to Shakespeare's The Tempest. ठीक है, और इसी से आपको ये भी पता होना चाहिए that we have 3 writers here: Auden, Louis MacNeice, Stephen Spender. These are the members of a particular group in the British literature which is known as the Auden group because they were inspired by Auden के ideas, or it was also known as the Mac Sponday poets. Mac Sponday poets भी बोला जाता था. Why Mac Sponday? Mac Sponday because of Mac standing for Louis MacNeice. ठीक है, SP standing for Stephen Spender, or standing for Auden, W.H. Auden. ठीक है, and Day standing for the writer जो नहीं दिया हुआ है नाम यहाँ पे, Cecil Day Lewis. ठीक है, these were the groups, इनको शायद Oxford poets भी बोला जाता था. ठीक है, just confirm about the Oxford poets, but yes, these were the 2 names which were given to this particular. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैकनीस भी है, ऑर्डन भी है, स्पेंडर भी है, but we don't have Cecil Day Lewis. Hence, but extra piece of information, Christopher Isherwood and Auden, both of them penned down a particular drama in the modern age known as The Ascent of F6. Next, in which novel of Jane Austen is Captain Frederick Wentworth a character? We have just done that. ठीक है, ऑड वन आउट जिसमें पूछा था कि कौन सा परसुएशन में नहीं है, उसमें वी हैड द आंसर. सो ऑफ कोर्स वी नो फ्रेडरिक वेंटवर्थ इज अ कैरेक्टर हु इज अ नेवल ऑफिसर हु इज द लव इंटरेस्ट ऑफ Anne Elliot here in this particular work, right? So Frederick Wentworth is a character in Persuasion. Mansfield Park we have tried to talk about. Mansfield Park and Northanger Abbey जो थे, दोनों जो थे ये they were Northanger Abbey and Persuasion. These both were, we have just done that they were posthumously published around 1817-18, है ना? Then we have Emma. Emma was 1815-16 में, Emma Woodhouse. This novel is supposedly said to be partly autobiographical, so semi autobiographical इसको बोला जाता है, because it was based somewhere on the character of Emma Woodhouse जो था, it was based on Jane Austen's. कुछ elements हमें देखने के लिए मिलते हैं, मैच मेकर होती है Emma. ठीक है, then we have Mansfield Park in the year 1814. This particular work was
published, right? So that is what we have. अच्छा, नॉर्थएंगर एबी में हमको कुछ रेफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं. फॉर इंस्टेंस इसकी जो हीरोइन है कैथरीन, राइट, कैथरीन मूरलैंड जो है, शी इज वन सच वुमन who keeps on who wants to feel like she is in a gothic household. ठीक है, तो अपने आप को फील कराने की कोशिश में she reads a novel. एक नॉवल का क्रॉस रेफरेंस आता है यहाँ पे, नॉवल बाय एन रैडक्लिफ. What is the name of the novel? The Mysteries of Udolpho. गॉथिक लिटरेचर में आप लोग ने पढ़ा होगा इसको. The Mysteries of Udolpho आता है, and also मैथ्यू लुई का वर्क आता है which is known as The Monk. Very beautifully written, very horror related sort of a gothic work. मैथ्यू लुई का ये मैंने पढ़ा था, इतना फेमस वर्क इनका चला गया था ये, that Matthew Louis was known, he was given the title Matthew Louis the Monk. ठीक है, so that is what the quality of the work was, right? So that is what we have as the right answer. Option D, Persuasion में फ्रेडरिक वेंटवर्थ कैरेक्टर है. नेक्स्ट अप वी हैव that who are the following writers who have collaborated in writing the satire 3 hours after marriage. Now 3 hours after marriage जो था, this was a play which was written by 3 people, that we have John Gay, Alexander Pope and John Arbuthnot. जॉन आर्बुटनॉट के ऊपर जो है अलेक्जेंडर पोप ने तो एक पोम भी लिखी हुई है, एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुटनॉट. एपिस्टल्स क्या होते हैं? एपिस्टल्स होते हैं लेटर्स, ठीक है, पत्र बोलते हो जिनको. एंड अगर हम एपिस्टलरी नॉवल की बात करते हैं, एपिस्टलरी नॉवल कौन सा होता है? एपिस्टलरी नॉवल होता है नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, जैसे हमारे पास पैमेला है, ठीक है. सो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे भी देखते रहिएगा. Now coming back, we have the right answer as option B, A, C and E. Some important additional information related to 3 hours after marriage is that this was a restoration play. This was a restoration play. When was it penned down? When was it performed? 1717 में it was performed, right? And we get to see the other writers. अगर हम जॉन ड्राइडन की बात करते हैं, ड्राइडन, एप्सलम एंड एकिटोफिल के लिए जाने जाते हैं, ठीक है. हमारे विलियम कॉनग्रीव मेजरली नोन फ्रॉम फॉर हिज प्लेस द वे ऑफ द वर्ल्ड, है ना, द वे ऑफ द वर्ल्ड के लिए जाने जाते हैं, द वे ऑफ द वर्ल्ड एटसेट्रा. सो दीज आर टू अदर राइटर्स. सो इट वॉज अ रेस्टोरेशन प्ले in which these 3 people collaborated with each other, ठीक है. और इसमें क्या होता है कि there is this one person, the main character is Dr. Fossil. just look at the name of the people in the restoration comedy, that they will be portraying the character Dr. Fossil, because he is a scientist who is really very aged, ठीक है. So he is an aging scientist who marries a young lady, Mrs. Townley, ठीक है, who marries Mrs. Townley. Now Mrs. Townley को ना 2 लड़के जो है पसंद करने लग जाते हैं, 2 सूटर्स पसंद करने लग जाते हैं. So it's a story about how the 3 of them, Mrs. Townley and the 2 suitors who start liking her, how they try to hide it फ्रॉम मिस्टर फॉसिल, ठीक है, फ्रॉम डॉक्टर फॉसिल. तो ये उसके बारे में है. बट इट वॉज, ये जो प्ले था, इट वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल प्ले बिकॉज इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्लॉट है. प्लॉट जो है इट इज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है. सो डॉक्टर फॉसिल, ठीक है, he is like a fossil. So option B is the right answer here. Next up, Thomas Hobbes's philosophical tract Leviathan was first published in the year 1651. That is option C is the right answer here. अगर हम लेवाइथन की बात करते हैं, लेवाइथन ग्रीक मिथ से जो है टाइटल जो है, इट हैज बीन टेकन, टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक मिथ. फुल टाइटल क्या है? What is the full title of Leviathan? The full title of Leviathan goes like
Leviathan or comma or the matter comma form, the matter form and power of a commonwealth ecclesiastical and civil. ठीक है, 1651 में लिखा गया था. इट वॉज रिवाइज्ड ऑल्सो, रिवाइज्ड हो गए 1668 में, ये रिवाइज हुआ था एक बारी. ठीक है. एंड इन दिस पर्टिकुलर वर्क ओनली वी गेट टू सी दैट थॉमस हॉब्स जो है वो अपनी सोशल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी को प्रेजेंट करते हैं. क्या कहती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी, ये आपका ना नॉन फिक्शन का बड़ा ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है. ठीक है. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी सेज दैट गवर्नमेंट जो है हमको अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन एटसेट्रा देगी, इफ देयर इज सम सेंट्रल अथॉरिटी, इफ इट विल गिव अस प्रोटेक्शन, अगर वो हमें प्रोटेक्शन देगी तो हम उसको रेसिप्रोकेशन में, रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? बाय फॉलोइंग लॉज. तो हमें कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर पूरी प्रोटेक्शन देगी कि हमें कुछ नहीं होगा, तो हम उनके वहां के लॉज जो हैं वो फॉलो करेंगे. इससे क्या होगा? पीस जो है दैट विल बी maintained. That was the social, this was a contract, society के साथ contract है of the government who is going to come in power. If that will be giving me sufficient enough protection, I will in turn follow the rules which are established by it. ठीक है. So that is what we have, which is known as the social contract theory. ये वैसे भी अलग सा question आया हुआ है कि social contract theory किसने दी. So option C is the right answer, 1651. All right. An account of the life of Mr. Savage, son of Earl Rivers, 1744, was the first major biography published by whom? Richard Savage जो थे, he was a really famous, he was a really close friend of Samuel Johnson. तो Samuel Johnson ने उनकी एक biography लिखी थी. He was, Richard Savage was Johnson's friend, right? The other, हम Alexander Pope को जानते हैं for writing works such as The Rape of the Lock. We also get to see him writing an essay on man, an essay on criticism. इनके quotes वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा. Joseph Addison, popularly known for journal writing, periodical writing, especially The Spectator. ठीक है. And James Boswell for writing the autobiography of Samuel Johnson, which was known as The Life of Johnson. ठीक है. So James Boswell जो थे, he was the biographer of Samuel Johnson, as we have covered in the last PYQs की class. ठीक है. So option C is the right answer here. Next up, which of the following works of Milton seeks to adapt the form of Greek tragedy? The right answer to this question is Samson Agonistes. Samson Agonistes tragedy, मतलब Samson was a character in Greek mythology, जिसको माना जाता था that he had all his powers stored in his hair. जैसे एक्िलेस की हील में उसकी सारी पावर थी और वही उसका वीक पॉइंट था, इनका वीक पॉइंट इनके बाल थे. So Philistines and everybody, how when he fights against them, how his hair is chopped off and he is just without his power, that is what we see. Now Samson Agonistes was published along with Paradise Regained. ये दोनों जो वर्क्स थे ये 1671 में पब्लिश हुए थे टुगेदर. ठीक है. Then we have Lycidas. Lycidas 1637 में पब्लिश हुआ था. 1637. It's a pastoral elegy. Elegy क्या होती है? किसी की डेथ के ऊपर जो लिखी जाती है. Pastoral, full of rural countryside and imagery. And it was dedicated to Edward King, who was a friend of Milton, who drowned on a trip. डूब गए थे. ठीक है. तो उनके ऊपर मिल्टन ने ये लिखी थी. देन वी हैव कोमस. कोमस एज अ मास्क वाज पब्लिश्ड. पहले तो ये परफॉर्म किया गया था. इट वाज अ मास्क व्हिच वाज परफॉर्म्ड
in the year 1634. Alright, so option A is the right answer. Next up, choose the plays written by Lord Byron. Lord Byron ने इनमें से कौन से plays जो हैं he has penned down, which are the plays amongst the following written and down here. So right answer is option D here. Sardanapalus, A, Cain and D, The Two Foscari and Historical Tragedy. अच्छा, Cain के साथ साथ इनका एक और play था which was named as Manfred. So both these plays, these 4 plays are penned down by Lord Byron. Let's just quickly note down the publication or performance dates as well. So Sardanapalus 1821, ठीक है. Cain जो था ये भी 1821 में हुआ था. Manfred 1817, The Two Foscari 1821. This one, the सेंची शेले ने लिखा था एंड हेलास जो था ये शेले का था. अच्छा, एक चीज मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ with regards to what we are doing in the class itself. We have 5 major writers in the Romantic age when we try to talk about the poets. We have William Wordsworth, we have S.T. Coleridge, we have P.B. Shelley, we have Lord Byron and we have William Wordsworth. These are the 5 writers. Now, एक चीज आप लोग को होमवर्क में करनी है that all the 5 writers make sure that you're noting down the names of the plays that they have written because they are lesser known and they have been asked in your paper. So free के मार्क्स से एक 2 plays ही लिखे हैं, समरीज नहीं पढ़नी है उन plays की because समरीज नहीं आती हैं. Because these were poets majorly known as poets, not as playwrights. But major writer, minor works पूछे जाते हैं. So note down in your homework as well. ठीक है. So Hellas and the Cenci, these are the plays written by P.B. Shelley. Hence, we have option D as the right answer. Next question. Who wrote the popular instruction manual for fishermen titled The Complete Angler or The Contemplative Man's Recreation? The right answer to this question is Sir Isaac Walton. इन्होंने लिखा था. अच्छा, एंगलर क्या होता है? एंगलर ही होता है फिशरमैन. ठीक है, एंगलर होता है फिशरमैन. So this is a popular, ये फिशरमैन के लिए यानी फिशिंग के ऊपर मैनुअल है, फिशिंग कैसे करनी चाहिए. दिस इज अ वर्क रिटन बाय सर आइजैक वॉल्टन हु वाज एन एसेइस्ट. ठीक है, 1653 में ये लिखा गया था. 1653 में लिखा गया था. जेरेमी टेलर एक क्लेरिक थे हु इज फेमसली नोन फॉर हिज वर्क्स होली लिविंग एंड रूल्स ऑफ होली लिविंग्स एंड रूल्स ऑफ होली डाइंग. ठीक है, कि अपनी लाइफ, बिकॉज ही वॉज अ क्लेरिक, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, तो इन्होंने मैनुअल्स लिखे. इन्होंने भी 2 चीजें लिखी. होली लिविंग भी एक वर्क लिखा वेर इन ही ट्राइज टू टॉक अबाउट दैट हाउ वी एज क्रिश्चियंस शुड बी लिविंग आवर लाइफ विच इज फुल ऑफ ट्रूथ and without any sorts of sins to be committed, and holy dying, that when death is about to approach us as human beings, we should be accepting it with open arms. That is what he has penned down, holy living and holy dying. और इनको जेरेमी टेलर को एक बड़े ही प्रोमिनेंट टाइटल दिया जाता था. ही वॉज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स. जेरेमी टेलर को शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स बोलते थे. रिचर्ड बैक्स्टर भी एक थियोलॉजियन थे, मेजरली नोन फॉर द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट. एंड देन वी हैव थॉमस हॉब्स. इनका तो देख लिया, लिवाइथन के लिए ये मेजरली फेमस थे, गिविंग हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी. Giving his social contract theory. Right? So option A is the right answer. Next question. Who among the following character personifies necessity in P.B. Shelley's work Prometheus Unbound? We tried to talk about Prometheus Unbound in today's lecture itself, right? Prometheus Unbound में necessity जो define करता है, that is the character of Demogorgon. Demogorgon जो है, he is a character who is, first of all, Prometheus Unbound. When was it published? It was published in the year 1820. हमने पीछे स्लाइड्स में अभी कवर भी करा था. Coming to another point, Demogorgon जो है, he is the god of the underworld. ठीक है, a spirit. He is a spirit
of the underworld and also associated with fate and destiny, कि जो लिखा है वो होके ही रहेगा, that is necessity, ठीक है, जो होना है वो होके ही रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता. So डेमोगॉर्गन जो है he lives in the realm of night, ठीक है, lives in the realm of night and that is what he is associated with. The realm of night and death. All right, you can't change anything. If something is written, it will be there. By the way, who was Prometheus though? Prometheus, अगर आपने Oppenheimer भी देखी होगी, उसके शुरुआत में भी there is this quote which comes. Prometheus was a character in the Greek mythology who brought the knowledge of fire to the humankind. ऐसा बोला जाता है कि जैसे Oppenheimer में Oppenheimer brought the knowledge of creating a nuclear bomb to the humankind which was destructive. उसी तरीके से destructive for his own self, destructive for the world itself as well. So गॉड्स ने बोला था प्रोमीथियस को कि पीपल ह्यूमंस शुड नेवर नो अबाउट फायर, राइट, बट ही सॉ पीपल सफरिंग, सो उन्होंने उनकी हेल्प कर दी थी लोगों की, एंड उस वजह से ही वाज कर्स्ड, ठीक है. तो प्रोमीथियस अनबाउंड में जो ये प्रोमीथियस कैरेक्टर है ये भी ग्रीक मिथ से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है. Robert Burns, I just told you in the previous questions that we have just dealt with. He was born in Scotland, majorly known for his poems Auld Lang Syne, A Fond Kiss, ठीक है, रेड रेड रोज, माउस के ऊपर भी लिखी हुई है इन्होंने एक पोम, और जो जू होती है लाउस के ऊपर भी लिखी हुई है, अ लाउस ऑन द हैट ऑफ अ लेडी करके कुछ, मतलब देयर वाज दिस पोम व्हिच इज रिलेटेड टू लाउस. तो एक जू को देख लेते हैं ऑन द हेयर हैट ऑफ अ पर्टिकुलर lady and he wrote a poem on that as well, right? So Robert Burns, option A, Scotland. Which of the following poems is written by Oliver Goldsmith? A deserted village, deserted villa, the deserted village, or deserted city? What should be the right answer to this question? The right answer is the deserted village, which is option C here. Apart from that, Oliver Goldsmith ने सिर्फ एक poem और लिखी थी, which is known by the name the Traveller. इन द ईयर 1764. ये कब लिखी गई थी? डिजर्टेड विलेज इन द ईयर 1770. एंड इसमें जो आपका एक और PYQ आया था, दैट वाज स्वीट ऑबर्न, जो है वो किस में मेंशन है? डिजर्टेड विलेज, स्वीट ऑबर्न, नेम ऑफ द विलेज, राइट. ऑलराइट. एंड ऑलिवर गोल्डस्मिथ तो ऐसे राइटर माने जाते हैं दैट ही वाज वन सच पर्सन हु डाइड इन डेट. कर्जे में मरे थे ये, ठीक है. सो ही यूज्ड टू स्पेंड लाइक एनीथिंग, इवन इफ ही डिड नॉट हैव मच मनी, ही यूज्ड टू फाइंड वेज. और इतने इन्होंने प्रोफेशंस करे थे, कभी कुछ करते थे कभी कुछ करते थे, राइट. सो इवेंचुअली ही डाइड इन डेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू द लाइट हाउस, सन्स एंड लवर्स, फिनिगन्स वेक, द वेस्टलैंड. व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ऑप्शन डी. एक बार मैच करके देखते हैं. टू द लाइट हाउस, A is written in the year 1927. We have just done that in the previous slides. Then we have Sons and Lovers, 1913. Then we have option C, Finnegan's Wake, 1939, and The Wasteland, 1922. Now, one thing which becomes important to note down here is that you all should be knowing the names of the writers. To the Lighthouse, written by Virginia Woolf. Sons and Lovers, written by बहुत famous writer D.H. Lawrence, who was from the family of miners, as we have talked about, who was not in the list of the people who were who received expensive education, as said by Woolf in The Leaning Tower. ठीक है. फिर हमारा फिनिगन्स वेक आ जाता है, written by James Joyce. Finnegan's Wake, James Joyce. And The Wasteland, which was written, a poem written by T.S. Eliot. The other three were novels लिखे गए थे, ये सिर्फ एक पोम थी, ठीक है. A poem which has much more references. Il Miglior Fabbro जो है, ठीक है, Il Miglior Fabbro
right? This was dedicated to Ezra Pound, the perfect craftsman. ठीक है, so to the lighthouse कि आपको समरी पढ़नी पड़ेगी. Sons and Lovers you can also read because in this particular work we get to see the characteristics. ये भी थोड़ी semi autobiographical novel है because of the fact that it also deals with the family of miners जो कोयले की खदानों को खोदते हैं, उन family से related है, working class के साथ related है. And we see the main character Paul Morrell जो है, like we see the concept of Oedipus complex as given by Sigmund Freud. Oedipus complex क्या कहता है? That a male character, a male child is attracted towards his mother unknowingly. He wants to take the place of the father, right? So when he cannot, he has the fear of castration. ये सारा psychoanalytic theory के साथ related है although. So Sons and Lovers में we have Paul Morrell who falls in love with Miriam, who falls in love with Clara. ठीक है, मिरियम के साथ इनका प्यार कैसा होता है? इट्स मोर ऑफ अ प्लेटोनिक लव वेयर मिरियम इज अ वेरी रिलीजियस सॉर्ट ऑफ अ गर्ल. सो पॉल मॉरल जो है एक लड़की में रिलीजियस एस्पेक्ट देखता है कि ये बड़ी स्पिरिचुअल है. द अदर गर्ल दैट ही सीज इज क्लारा. सो क्लारा इज वन सच वुमन हु इज नॉट लिविंग विद हर हस्बैंड इन द नॉवल, राइट? So she is separated, and how she gives Paul Morrell the sexual satisfaction. So with one woman he seeks the spirituality, the other woman the physical intimacy that comes along with the relationship. But because of the fact that his mother becomes an obstacle, तो वो चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है that because of his inclination more towards his mother, not directly as mentioned in the sexual sense, ठीक है, but how he is not able to have a stand of her own in the sense कि वो चूज ही नहीं कर पाता है कि मुझे मेरी लाइफ में कौन लड़की चाहिए. एंड भी नॉवल का ऐसे ही होता है. अपनी मदर को ही गिव्स अ डोज ऑफ मॉर्फिन बिकॉज वो देखता है कि उनकी मदर बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, अपने हाथ से अपनी मदर को मार देता है टू गिव हर रेस्ट. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव. देन वी हैव फिनिगन्स वेक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी गई वर्क है by James Joyce, right? And then we have The Wasteland, multiple instances divided into 5 sections, right? And published in the year 1922 by T.S. Eliot, right? So these were several things related to this particular question. Option D is the right answer. Next, match list 1 with list 2. The lines of certain poems have been given here. So you're supposed to match them up with the writer. I'll be giving you the names of the poems as well. So let's just try to take a look at Faces Along the Bar Cling to Their Average Day. This was said by W.H. Auden in his work, in his poem September 1, 1939. 1939 क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी. यानी कब पब्लिश हुई? ये अक्टूबर 1939 में it was published. Then we have The Awful Daring of a Moment's Surrender. This was by T.S. Eliot in the work The Wasteland. These lines occur in The Wasteland, published in the year 1922. ठीक है. Then we have Bent Doubles Like Old Beggars Under Sacks. This one was by Wilfred Owen. War poets आपके important हो जाते हैं in the modern age. Wilfred Owen, very important poem, you should read it. Dulce et Decorum. Dulce et Decorum Est, which was written in the year 1917 or 18 के आसपास. And then we have I Saw the Best Minds of My Generations Destroyed by Madness, written by Allen Ginsberg, a poem very famously known as Howl, which was published in the year 1956. ठीक है, and इसका एक और alternative title है Howl का, because it was dedicated to Carl C-A-R-L Solomon. That's why it was alternative title as Howl for Carl Solomon. This was the alternative title. AT means alternative title, which makes it A4 B2 C1 D3, A2 B4 C1 D3, A2
B4, C1, D3, making option D as the right answer. D, A4, sorry, A4 ही है ना हमारा, A4, B2, yes, A4, B2, C1, C1 and D3, right? Option A, the right answer. All right, you can note down the details again if you want to, like I'll just give you some time with regards to that. You guys should never ever shy away from noting down. ये भी चीज आप अपने होमवर्क में और करेंगे. जो टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड है, प्लीज नोट डाउन the 5 sections of T.S. Eliot's Wasteland and try to note them in the chronological way and memorize it, because at times they have been asked in your paper to be arranged in the chronological sense, right? So in that way it will be really very beneficial for you all to understand things. I will also be of course giving you some tips and tricks because we'll be solving questions to that as well. ठीक है, और उनमें भी देखेंगे हम लोग कि हम इनको कैसे मेमोराइज जो है, हाउ कैन वी मेमोराइज दीज थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस लाइक दैट. जैसे अगर हम अभी डी.एच. लॉरेंस की बात करते हैं, आई हैव डेल्ट विद डी.एच. लॉरेंस विद यू गाइज हियर. कौन से क्वेश्चन में हमने डील करा है, एक मिनट, यहीं पे हो गया शायद, यहीं पे हमने सन्स एंड लवर्स के साथ डील करा है ना. तो डी.एच. लॉरेंस की क्रोनोलॉजी जितनी है, मैं आपको लॉरेंस की क्रोनोलॉजी तो एकदम फटाफट से करा सकती हूँ. इट इज ऑन माय टिप्स. डी.एच. लॉरेंस की क्रोनोलॉजी ऑफ वर्क्स, क्रोनोलॉजी ऑफ नॉवेल्स स्पेसिफिकली, मैंने इसको इफ यू गाइज वुड हैव वॉच्ड माय यूट्यूब वीडियो, उसमें भी एक में मैंने बताया हुआ था आप लोग को कि वाइट सा रेनबो वो आरा सरला. ठीक है, वेरी फनी बट, हाँ जी, नॉट वेरी फनी बट या फनी टू एन एक्सटेंट, बट हेल्प्स अस मेमोराइज. सो विदाउट द ईयर्स हम लोग इसको याद कर सकते हैं. वाइट स्टैंड्स फॉर लॉरेंसेस वर्क द वाइट पीकॉक. देन सा स्टैंड्स फॉर सन्स एंड लवर्स 1913. रेनबो स्टैंड्स फॉर द रेनबो, और फिर रेनबो का सीक्वल आया था विमेन इन लव, वो Women in Love, which was a sequel to the Rainbow, which was a sequel to the Rainbow. And Ara stands for Aaron's Rod. Ser stands for the plumed, P-L-U-M-E-D, the plumed serpent. And La stands for Lady Chatterley's lover. This work of his was banned. ये बैन किया गया था. बैन क्यों था ये? क्योंकि because of the fact of the sexual imagery and the sexual descriptions that it had with regards to people making love. ठीक है, तो लेडी चैटरली है, how she falls for a man and how because of the fact that she is married of course, तो extra marital affair के साथ साथ, and how things are described in there, तो वो थोड़ा excessive हो गया था obscenity. Because of that obscenity की वजह से it was banned. ठीक है, it was banned. तो ये इस तरीके से मैंने अपने लिए ये क्रोनोलॉजी याद करी थी कि मेरे को बैठ के वहां पे मैंने वुल्फ की भी याद करी हुई थी कुछ कुछ. सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट अप फॉर यू कुछ कुछ सेक्शंस में. ठीक है, so with this we come to end of this particular session wherein we solved many questions related to British literature in a very descriptive and analytical manner. I'll bring another class with you all wherein we will be moving forward with such analysis. Till then, keep studying. Thank you so much and have a good day. Bye bye.